अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं अवैस यूसुफजई। और आज हम आपको तीन बड़ी खबरों का जो बड़ी अहम हैं उनका पस मंज़र भी बताने की कोशिश करेंगे और कुछ इनके आगे पीछे की जो वाक़यात हैं जो बड़े दिलचस्प हैं वो भी आपके नोटिस में लाना चाहेंगे। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत दो अहम मुकदमात के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है ऑडियो लीक्स का केस, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है और पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को किसी भी किस्म की सर्विलेंस से मना कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर आपका इक्विपमेंट सर्विलेंस में इस्तेमाल हुआ और इसका कोई सबूत मिला तो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। दूसरा अहम फैसला और दूसरा अहम केस, अहमद फरहाद, शायर अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर से जो मिसिंग थे, उनके केस में आज सेक्टर कमांडर को बुलाया गया था। आईएसआई के सेक्टर कमांडर को बुलाया गया था। सेक्टर कमांडर तो नहीं आए, अहमद फरहाद बाजियाब हो गए। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, इसके बारे में भी अवैस से पूछेंगे। और तीसरी और अहम खबर है खावर मानिका के हवाले से, जिन्होंने इद्दत के दौरान निकाह के केस में फैसला सुनने वाले दिन जज पर अदम एतमाद कर दिया और जज ने जो है वो ख़त लिख दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को और फैसला सुनाने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि ये केस जो है किसी दूसरे जज को मार कर दें, मेरे तो फैसले पे को किसी ने मानना ही नहीं है। उसके बाद खावर मानिका को अहाता अदालत से बाहर निकलते हुए थप्पड़ भी मारे गए, एक वाक़या पेश आया, उसकी भी डिटेल लेंगे अवैस से। तो बात करते हैं अवैस से। जी अवैस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं? आज 29 तारीख को बड़ी एक गहमा गहमी थी कि अदालत में पता नहीं क्या होगा। सेक्टर कमांडर आईएसआई को बुलाया हुआ है, बाकी लोगों को बुलाया हुआ है, लाइव स्ट्रीमिंग होनी है आज, इसका भी फैसला था। तो आज लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं हुई, सेक्टर कमांडर भी नहीं आए, लेकिन अहमद फरहाद साहब आ गए। बिल्कुल। क्या हुआ, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? देखिए, सबसे पहले तो आज ये तैयारी थी कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी और ये केस लाइव जाएगा, तो कुछ सूरत हाल सामने आए। लेकिन हमें जब सुबह कोर्ट पहुंचे तो पता चला कि लाइव स्ट्रीमिंग आज नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हो सके। तो एक तो ये चीज़ जो लाइव स्ट्रीमिंग की थी वो ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये कि जो सेक्टर कमांडर बुलाए थे आईएसआई के और एमआई के, तो वो तो आज अदालत नहीं आए, लेकिन अहमद फरहाद की बाजियाबी का आज बताया गया कि उनका पता चल गया है। आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमरा अदालत में मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल ख़ुद थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद थे। तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि जब केस शुरू हुआ तो एक एफआईआर की कॉपी अदालत के सामने रखी गई और बताया गया कि जो अहमद फरहाद लापता हैं, जिन्हें काफ़ी अरसे से ढूंढा जा रहा है और कोर्ट भी कोशिशें कर रही है, जिसके लिए सेक्टर कमांडर तक को तलब किया गया था, तो पता ये चला कि वो कैरी डब्बे में सुबह 7 बजे जा रहे थे और उन्होंने पुलिस वालों से झगड़ा किया, जिस पर उनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का एक मुकदमा आज कश्मीर में आज सुबह जी 29 तारीख को, तो वो मुकदमा आज सुबह दर्ज हुआ धीर कोट थाने में और वो उनकी जो है कस्टडी में है। ये आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत में बताया गया। तो जब ये सारी सूरत हाल सामने आई तो कोर्ट ने भी थोड़ा सा इसको देखा और उनसे पूछा, आज़म नज़ीर तारड़ को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि चलें आप आए हैं तो बंदा भी आ गया है। ये उन्होंने उनसे मुकालमा किया और इस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कुछ रिमार्क्स भी आज दिए, अगरचे आज उनकी जो टोन थी वो काफ़ी जो है वो चेंज हमें लगी। जैसे कि पहले 2-3 समातों पर वो थोड़ा बरहमी का भी इजहार कर रहे थे, कुछ उन्होंने सवालात भी रखे थे, बल्कि एक 8 सफ़ों का तहरीरी ऑर्डर जारी किया था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें मांगी थी। आज उन्होंने उसका जिक्र किया कि हमने ये जो अदालती सवालात पूछे थे उनके जवाब आना बाकी हैं, वो अनआंसरेबल है। तो इस पर वज़ीर कानून ने उन्हें कहा कि आप ये जो जवाबात हैं फिर किसी केस में ले लीजिएगा, अभी फ़िलहाल ये बंदा आ गया है तो ये पिटीशन को डिस्पोज़ ऑफ कर दें। तो आज कियानी साहब ने बेसिकली उसको डिस्पोज़ ऑफ करने से पहले सिर्फ इस हद तक एडजन किया है कि जो मुतलका पटिशनर हैं, जो मगवी की यानी फैमिली की अहलिया हैं उनकी, वो ईमान मज़ारी एडवोकेट के ज़रिए उनका रब्ता हो जाए अहमद फरहाद से और वो फिर कोर्ट को आगाह कर दें, जिसके बाद ये पटिशन जो है डिस्पोज़ ऑफ कर दी जाएगी। और उन्होंने ये भी जिक्र किया
कि गुज़िश्ता समात पर कुछ इस तरह का तासुर दिया जा रहा था कि शायद कोई इदारों की लड़ाई है, तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा था कि वाइट फ्लैग रेस करें, तो इस तरह की कोई बात नहीं है, इदारों की कोई लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तमाम जो इदारे हैं वो कानून के मुताबिक काम करें और एजेंसियों का भी कोई यहाँ पे दुश्मन नहीं है और ना ही हम किसी अंडर कवर एजेंट का जो कवर है वो ब्रेक करना चाहते हैं। तो इस बात की तसल्ली रखें, ये आज उन्होंने कोर्ट में सारी बातें की। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल है। देखें, अवैस लास्ट हियरिंग पे जज साहब ने ये भी कहा था कि जज साहब को ये कहा गया था कि हमें इम्कान है कि अहमद फरहाद जल्द मिल जाएंगे, कुछ इस तरह की बात हुई थी। वो क्या एग्जैक्ट बात थी? जी, वो अटॉर्नी जनरल ने ही यकीन दहानी कराई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश है कि अहमद फरहाद वापस आएँ और हमें यकीन है कि वो वापस आ जाएंगे। उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कोर्ट में, लेकिन वो जो अंडरटेकिंग है गुज़िश्ता समात पे नहीं, उससे पिछली समात पे थी और पिछली समात पे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कोर्ट के वो आ जाएंगे। और उन्हें अटॉर्नी जनरल को इतना वसूख से कैसे पता था कि 29 तारीख को अहमद फरहाद पुलिस से झगड़ा करेंगे और उन पे कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा हो जाएगा? और वो ये कुछ थोड़ा सा वो जो मेरे ख्याल है ये चीज़ें तो उन्हें नहीं आइडिया था, लेकिन उनको ये कहीं से क्लू मिला था कि बंदा जो है वो आ जाएगा, इसलिए उन्होंने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी। और उनको क्या अंदाजा था कि वो धीर कोर्ट के एरिया में कहीं होंगे या मतलब? नहीं, वो ये बता रहे थे कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने जो ट्रैक किया है मोबाइल सिग्नल और वो सारी चीज़ें, तो मालम जब्बा में आखिरी लोकेशन उनकी जो है वो ट्रेस हुई है। तो उनका ये ख्याल था कि पुलिस जो है बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है और वो जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको भी लूप में लिया हुआ है, उनसे भी वो मदद ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अहमद फरहाद शुमाली इलाका जात की सैर पे गए रहे हैं और आज वापसी कर रहे थे जब तो वो पकड़े गए हैं और वो उन पे FIR हुई। देखिए, ये अब जो कोहाला के बाद पकड़ा गया है, तो आज इस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थोड़ा सा मुस्कुराए भी। आज वो गुस्से में नहीं थे, थोड़ा सा कूल डाउन थे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये जो कोहाला के पुल के बाद गिरफ्तारी डाली गई है, तो इससे तो ये लग रहा है कि हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के उनको गिरफ्तार किया गया है, ताकि आप इस बारे में पूछ ही ना सकें। लेकिन अवैस देखें, आज जो अदालत की टोन थी जिस तरह आप बता रहे हैं, सबसे पहले तो ये थी उनका वो लाइव वाला, उसके ऊपर उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था अगर जेन्युइनली। देखें, आपको याद होगा अतर मिनल्ला साहब ने भी एक दफ़ा ऑर्डर किया था, फिर रूल्स बनने थे, इसी केस में बात दोबारा भी आई थी। तो क्या आज उन्होंने इस पर कोई ऑर्डर किया कि रूल्स बनने चाहिए? नहीं। दूसरी बात, उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, अभी ऑर्डर नहीं किया। ऑर्डर आना है, इस पे आना चाहिए था ना, क्योंकि अगर पब्लिक एट लार्ज को ये चीज़ें, ये जो है ना मफाद आमा के केसेस हैं, इनकी हियरिंग अगर आती है किसी वेबसाइट पे तो और लोग डायरेक्ट सुनना चाहें या टीवी इसको ब्रॉडकास्ट करना चाहता है तो ब्रॉडकास्ट करने देना चाहिए और लोगों का शऊर इससे बेहतर होगा। और ये एक बड़ा अहम मसला है। फिर ये मामला सिर्फ इस पिटीशन तक नहीं था कि अटॉर्नी जनरल के कहने पे डिस्पोज ऑफ इसको कर दिया जाता। इसमें आज जिन बंदों को बुलाया गया था उनकी हाजिरी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप कानून, लेकिन जज साहब की टोन से आज पूछा नहीं उन्होंने कि वो क्यों नहीं आए। इसका मतलब ये है कि शायद कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हो रही होगी शायद। आई एम सॉरी टू से कोर्ट के बारे में, प्रोसीडिंग के बारे में प्रेडिक्ट करना, लेकिन जज साहब का किसी अहम मामले पे ना पूछना और फिर सुबह 7 बजे का वाक़या है, उसकी FIR की कापी हमारे वज़ीर कानून के पास भी आ गई है और उन्होंने अदालत में भी पेश कर दिया है। तो मैं तो बड़ा प्राउड हूँ कि आज हमारे इदारों ने बड़ा एफिशिएंटली काम किया। तो इंशाल्लाह बाकी मिसिंग पर्सनस के केसेस में भी अगर अदालतें इस तरह से स्टैंड लें तो मेरा ख्याल है इदारे एफिशिएंटली काम करेंगे और वो भी बरामद हो जाएंगे अगर वो पुलिस से बदतमीजी करते हैं या इस तरह के कोई इक़दाम करते हैं। लेकिन चौधरी साहब देखें, इसका ऑर्डर आएगा तो कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो हियरिंग है वो आज हुई है, उसका ऑर्डर आना बाकी है। तो जस्टिस कियानी साहब ने ये कहा है कि जो मिसिंग पर्सनस के केसेस हैं वो लार्जर बेंच को भी भिजवाए जाएंगे, क्योंकि देखें ये एक केस तो नहीं था, केसेस तो और भी हैं। लेकिन तो वैसे देखें ना, मेरा ख्याल है वो जो जवाब अदालत ने एक तहरीरी तौर पर जो ऑर्डर जारी करके मांगे हैं वो जवाबात तो आने हैं और बड़े अहम देखें। और उसके बाद फिर आप कोई एक SOPs बनाते हैं, आप कवायद बनाते हैं, क्योंकि ये एक केस की बात नहीं है। जी जी बिल्कुल, ओनली केस था, रिजॉल्व हो गया, ओके। इसमें तो आपको पता है कि मिसिंग पर्सन का एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में और इसमें कोई सेटल डाउन होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह होगा। तो मेरा ख्याल है अदालत को इसके बाकी मामला भी देखने चाहिए। इसमें एक और एस्पेक्ट भी है, क्योंकि देखिए वो जो पैमरा ने पाबंदी कोर्ट प्रोसीडिंग पे लगाई हुई है, तो उसमें कोर्ट ने अपने केस की हद तक तो ये कहा था कि जो ये केस है मैं इजाज़त दे रहा हूँ। जस्टिस कियानी साहब ने कहा था कि आप रिपोर्ट भी करें इसको, लेकिन अभी एक गोमगो की सूरत हाल है कि बाकी जो केसेस हैं वो उस तरह मीडिया पे रिपोर्ट हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो पैमरा का नोटिफिकेशन है वो इन फील्ड है।
सिंध हाई कोर्ट से कोई एक ऑर्डर आया है इस मुतालिक, लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड नहीं हुआ। तो आज अदालती मुआविन मुकर्रर किया था हामिद मीर साहब को, वो कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट ने उनसे ये पूछा था कि आप ये बताएं कि जो मिसिंग पर्सनस के केसेस हैं वो रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। तो इसका जवाब आज कोर्ट में दिया गया है और हामिद मीर ने आज कोर्ट में ये कहा है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी मिजरीज़ को हम बखूबी इसलिए भी समझते और जानते हैं क्योंकि जो सहाफ़ी हैं वो ख़ुद इस तरह की बहुत मुश्किलात से गुजरे हैं। कुछ सहाफ़ी कत्ल हुए, कुछ उठाए गए, तो हमें चूँकि उनकी मिजरीज़ का इल्म है तो हमारी ये पेशा वराना ज़िम्मेदारी है कि हम हर मिसिंग पर्सन का केस रिपोर्ट करें और इसमें कोई मनफी पहलू नहीं है, इसका पॉजिटिव पहलू ज़रूर है। अच्छा अवैस, देखें इसमें अदालत ने हमें उम्मीद है कि आने वाले उसमें वो अच्छा फ़ैसला आएगा, कोई एक गाइडलाइन आ जाएगी पूरी। लेकिन इसका एक पहलू जो अभी भी बाकी है जिसमें हमें बात करनी चाहिए कि जो अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से है, देखें वो चीफ़ जस्टिस के पास है और वो आज भी कह रहे थे जी कि दुनिया में, उनके रिमार्क्स मुझे कोई दोस्त बता रहे थे कि जी दुनिया में इस तरह नहीं होता, उस तरह की कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं होती जिस तरह की पाकिस्तान में होती है। तो दुनिया में अदालतें इस तरह के रिमार्क्स भी तो नहीं देती ना जिस तरह के आप लोग देते हैं। एग्जैक्टली यही बात। अगर जज ये कह रहा है कि क्यों ना तुम्हें अदालत, तो क्यों ना तुम्हें जेल भेज दिया जाए, मुलजिम तो वहाँ बैठा हुआ हंस रहा होगा और ये तो सिसिलियन माफिया है, तो मीडिया क्या रिपोर्ट करे? मीडिया यही रिपोर्ट करेगा साहब, मैं आपको बताऊं कि अब तो हम बहुत चीज़ों को समझ गए हैं कि रिमार्क्स अलग हैं, ऑर्डर अलग है। पहले तो इब्तदाई तौर पे जब जजेस ने ये रिमार्क्स देना शुरू किए थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो चीफ जस्टिस है, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड आया था। तो बड़ी मुश्किल ये आती थी कि हम जब जज कोई बात कहता था तो उसको ऑर्डर समझ के रिपोर्ट कर देते थे कि जज ने कह दिया है तो ऑर्डर है। बाद में पता चलता था रिटर्न ऑर्डर में तो वो चीज़ ही नहीं आई, ये तो रिमार्क्स थे, सिर्फ वो डरा रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि मीडिया को पाबंदी लगाने से बेहतर है कि जजेस अपने रिमार्क्स में मुहतात हों, क्योंकि उनके सामने जो लोग खड़े होते हैं उनका भी एक समाजी एक दायरा होता है, उसमें अगर उनके ऊपर इस तरह की बातें की, देखें ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा फैसला लिखते हैं उसका पनामा लीक्स का, तो वो शुरू करते हैं कि देयर इज़ अ क्राइम बिहाइंड एवरी फॉर्चून। आप नावल से शुरू करते हैं, सियासतदानों को आपने बाद में पता चला कि उसमें तो वो बरी हो गए। तो अब आपने पीएलडी में जब ये रिकॉर्ड, ये आप 1000 साल बाद भी उठाएंगे केस लिखे होंगे, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे आपने जो गालियां दी हैं लोगों को, बिल्कुल रिटर्न फैसलों में दी हैं, जुबानी तो उससे ज़्यादा दी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जजेस को अपना वो सेट करना चाहिए। मीडिया तो वही रिपोर्ट करेगा जो देखेगा, और अगर उसके अलावा रिपोर्ट करता है तो आप ज़रूर हमें पकड़ें, उस पर हमारी अकाउंटेबिलिटी करें, जो हुआ ही नहीं काम वो अगर हम रिपोर्ट करें। लेकिन जो कुछ आप वहाँ पे करते हैं, जो तमाशा वहाँ पे लगता है, जैसे साकिब निसार की अदालत में मैं अक्सर दोस्तों को कहता था इसका टिकट होना चाहिए इसमें इतना तमाशा होता है, इतना फ़नी एक वो चलता है यहाँ पे सिलसिला। अच्छा अवैस, दूसरे केस की तरफ आते हैं, टाइम काफ़ी बीत गया। ऑडियो लीक्स, जस्टिस बाबर सत्तार, बड़ा बोल्ड उनका आज का जो इंटरम एक आर्डर है, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन तो नहीं आया। पाकिस्तान के तमाम जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको उन्होंने कहा कि सर्विलेंस में आपने किसी बंदे का कोई डाटा, कोई चीज़ शेयर नहीं करनी। क्या इम्पैक्ट होगा इसका, और आज की थोड़ा अहवाल भी बता दें, क्या मूड था अदालत? मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, ये जो केस है ना जस्टिस बाबर सत्तार, इसको बहुत ही लीगली जो है इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बांध के मारना। तो इसमें वो इधर उधर नहीं होने दे रहे इदारों को। मतलब उन्होंने एक तरीके से पहले जवाब मंगवाए हैं, अब जो आपकी वफाक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वजारत दाखिला, वजारत दिफा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इन सब के जवाबात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हैं कि जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं सामने, उस हवाले से सर्वेलेंस करने, रिकॉर्डिंग करने की कोई इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि और एजाज मुझे याद पड़ता है उन्होंने इस पे अंडरटेकिंग भी ली थी सबसे। जी और सबके बयान हल्फी जमा है जी कि किसी को कोई इजाज़त नहीं। अच्छा, उन्होंने हमारी तरफ से कोई उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात ये उसमें ज़रूर बताई थी कि कानून में इजाज़त है कि सर्वेलेंस की जा सकती है, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत ने वो ऑथोराइज़ करना है। तो आज जो है वो ऑथोराइजेशन कैसे होगी, ये मामला भी डिस्कस हुआ है कोर्ट में। तो एक पहली दफ़ा ये चीज़ सामने आई है कि अगर किसी का फ़ोन टैप करना है, सर्वेलेंस करनी है, टेलीफोनिक गुफ्तगू सुननी है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प है। प्रोसीजर ये है कि जो भी इंटेलिजेंस इदारा है, उनके जो डीजी हैं,
वो एक 20 ग्रेड के अपने अफसर को, इंटेलिजेंस अफसर को नॉमिनेट करेंगे, ऑथोराइज़ करेंगे, जो एक दरख्वास्त देगा वफाकी हुकूमत के मुतलका वज़ीर को, जिसमें सपोर्टिंग मटीरियल के साथ वो वजह बताएंगे कि हम इस बंदे की जो गुफ्तगू है वो इस वजह से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये कौमी सलामती का कोई मामला है। तो वो जो वज़ीर है वो जब देखेंगे तमाम चीज़ें, सपोर्टिंग मटीरियल, उसके बाद वो अलाउ करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, वो मामला फिर जज के पास जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट वो चीज़ें देखेगी कि किस बुनियाद पर जो है इजाज़त दी गई है, फिर वो उसका वारंट इशू करेंगे। वारंट से मुराद ये होगी कि वो हतमी मंजूरी है कि अब आप रिकॉर्डिंग कर लें, वो अदालत की इजाज़त होगी। यानी कि पाकिस्तान में अगर किसी की देखिए ना, आपको पता है कि सबसे पहले जो सियासतदानों की रिकॉर्डिंग की इजाज़त थी या सियासी सेल बना था ISI में, वो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में बनाया गया था। वो ये था कि हमूदुर रहमान, जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया तो हमूदुर रहमान एक कमीशन बैठा कि यार पाकिस्तान क्यों टूटा। तहकीकात हुई, उन्होंने फिर बहुत सारी असबाब बताए, फिर बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि अगर शेख मुजीब इंडिया के साथ राब्ते में थे तो हमें पता होना चाहिए था कि मक्ती बानी जो है उसको वो कैसे सपोर्ट की जा रही है, और ये हमारा फेलियर है। तो सियासतदानों के ऊपर भी एक चेक होना चाहिए कि अगर वो कोई इस तरह एंटी स्टेट कोई काम तो नहीं कर रहे, वो उसमें एक्टिविटी में जाएं तो हमें। तो भुट्टो साहब ने इस पे गुड फेथ में इजाज़त दी थी सियासी सेल बनाने की, सियासतदानों पे नज़र रखने की। लेकिन उसी सियासी सेल ने सबसे पहला काम ये किया कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलवा दी, और जो है वो PNA की तहरीक चलवा दी, और भुट्टो साहब उसी सियासी सेल की नज़र हो गए, और बाद में उन्हें ज़िंदगी से भी हाथ धोने पड़े, अदालती कत्ल हो गया उनका, जो डिक्टेटर आया अगला उसने उन्हें। तो अगर तो कौमी सलामती में इसको इस्तेमाल किया जाता तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो तरीका आप बता रहे हैं वैस के एक DG अप्रूवल देगा, असाइन करेगा ग्रेड 20 के अफसर को, वो मिनिस्टर से कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा, फिर कोर्ट अप्रूवल देगी। मेरा ख्याल है इस तरह तो एक पाकिस्तानी का फ़ोन भी टेप नहीं हुआ होना। तो वो कोर्ट ने यही पूछा है ना, कि कोर्ट ने कहा है आप बताएं इस तरह की इजाज़त कभी दी गई है, और अगर दी गई है तो किस मौके पे दी गई है, ये रिकॉर्ड मांगा है उन्होंने। और ये बड़ा दिलचस्प होगा रिकॉर्ड कि हमें जब पता चलेगा कि आई सीरियसली डाउट कि इस तरीके को कभी इख्तियार किया गया हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं कभी महसूस की नहीं। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये आज कहा कोर्ट में कि उनके टेन्योर में, जब से वो हैं वफाक के नुमाइंदे के तौर पे इतने अरसे से काम कर रहे हैं, इस दौरान ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई। अब ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा कि पहले मिनिस्टर से अप्रूवल ले, फिर अदालत से अप्रूवल ले, चुप करके टूटी लगाएगा कि रिकॉर्ड पे डाल दो, तो क्या उसमें मसला है? नहीं, लेकिन वो फिर कानूनी नहीं होगी ना, वो उसका हाँ, जो तो प्रोसीजर है वो इलीगल सर्वेलेंस है, उसके नताइज हैं, देखिए हाँ, उसकी सज़ा है कानून में जी। तो अब ये कहा है आज जस्टिस बाबर सत्तार ने कि अगर इलीगल सर्वेलेंस में इक्विपमेंट भी यूज़ हुआ है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, तो ये जिम्मेदारी उन पर आयद होगी कि उन्होंने क्यों यूज़ करने दिया, और फिर क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो हो सकती है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात भी आज कोर्ट में हमारी नज़र से गुजरी। जस्टिस बाबर सत्तार ने हवाला दिया 97 का कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो जब चीज़ें सामने आई तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये एतराफ़ किया कि हमने गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी, और कुछ अदादो शुमार 2015 में सुप्रीम कोर्ट में पेश भी किए। तो उन्होंने कहा है कि वो जो रिकॉर्ड है आप वो भी लाएं, अदालत के सामने जमा कराएं, और ये बताएं कि क्या उसकी कोई अप्रूवल दी गई थी या वो भी इलीगल सर्वेलेंस थी। तो उन्होंने वो रिकॉर्ड भी मांग लिया है। मुझे बताएं कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कौन से जज ने अप्रूवल दी होगी कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान की गुफ्तगू, तो पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, पाकिस्तानियों के मफाद का केस है, पाकिस्तानियों की जो उनकी प्राइवेसी है उसके लिए बड़ा बुनियादी केस है, और इसको मेरा ख्याल है सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें पटिशनर है ना, बुशरा बीबी और नजमो साकिब, जैसे साकिब निसार, उनका मामला बहुत पीछे रह गया। ये तो आपके रूल्स ऑफ गेम जो है ना वो तय होने जा रहे हैं कि अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो कैसे करनी है, और अगर इलीगल करेंगे तो कॉन्सिक्वेंस होगा। और फिर देखें, इसमें हमें भी पूछा गया था, PFUJ से पूछा गया था, और हमने उसमें लिखा था कि पाकिस्तान में जो है वो सिविलियंस के, हमारे जो हम लोग हैं पाकिस्तानी शहरी जो हैं,
हमारे जो है ना प्राइवेसी एट स्टेक है, और कभी भी इसको जो है ना ऑनर नहीं किया गया। हालांकि आइन के अंदर इसको जो है इसकी गारंटी की गई है, लेकिन इसको कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया, और लोगों के की निजी ज़िंदगी जो है उसकी प्राइवेसी की जाती है। ये जो आप प्राइवेसी वाली बात करें ना, ये भी मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं कि ये भी डिस्कस हुआ है आज कि जस्टिस बाबर सत्तार ने वो जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप कानून पढ़ें, और वो सारा प्रोसीजर सामने आया कि ये चीज़ें हैं जिसके तहत इजाज़त दी गई है सर्वेलेंस की और रिकॉर्डिंग की, तो उसमें ये मेंशन है कि ये जो सर्वेलेंस होगी इसमें भी प्राइवेसी को जो है मद्देनजर रखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो आपने रिकॉर्डिंग की है तो वो लीक हो जाए और उसके बाद टीवी चैनल पे रिस्पांसिबल आप होंगे। जी जी जी। देखें अवैस, आप और मैं जानते हैं, हम आपको पता है कि यहाँ पे तो एक आम बंदा किसी के मोबाइल का डाटा ले लेता है, उसकी कॉल रिकॉर्ड ले लेता है, पूरा कॉल रिकॉर्ड होता है कि कितने बजे कितने मिनट पे किस बूस्टर पे था, किससे। मैंने आम शहरियों के पास वो रिकॉर्ड देखा है। तो यहाँ पे तो मैं 2014 में अमेरिका गया था, वहाँ पे हम मिड टर्म इलेक्शन कवर कर रहे थे, तो वहाँ पे पहली दफ़ा हुआ था 2014 में कि फ़ोटो आईडी रिक्वायर्ड है वोट डालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने ये हुक्म दिया था, तो इस पर बड़ी डिबेट हो रही थी। तो एक सेनेटर हमें इस पर ब्रीफ कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा जी कि आपके लिए क्या मसला है, आपके पास तो डाटा है इतना बड़ा कि आप तो एक नेशनल नंबर मारेंगे तो सारा क्वाइफ आ जाएंगे। उन्होंने कहा भाई ये कहाँ की बात करें। मैंने कहा जी आपने हमें लगा के दिया नादरा का सिस्टम और सॉफ्टवेयर। उन्होंने कहा भाई अमेरिका में ये डिबेट है कि किसी फ़र्द की फैमिली ट्री स्टेट को पता हो, क्यों पता हो, वहाँ पे स्टेट को भी ना पता हो, क्यों पता हो, वहाँ पे ये सवाल है अच्छा कि क्यों पता हो। नहीं पता होनी चाहिए, मेरी फैमिली ट्री है, क्यों पता हो स्टेट को, प्राइवेसी है ना एक। यहाँ पे तो लोगों की, आपको पता है कि नादरा का डाटा किस तरीके से जाता रहा, बल्कि पीछे आपको पता होगा कि कितने अहम लोगों का भी अभी कुछ चेक्स लगे हैं कि अगर कोई एक्सेस करेगा तो वो रिकॉर्ड आएगा। अदरवाइज़ नादरा का डाटा, आपके मोबाइल का डाटा, आपने कि कोई नंबर किसी को भेजें वो आपको पूरा उसका 6 माह का रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड दे देगा। अगर उसे रिम दें तो वो प्रिंट करके दे देगा, वरना सॉफ्ट कापी। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहम केस है ये ऑडियो लीक्स वाला, और जिस तरीके से जस्टिस बाबर सत्तार इसको लेके चल रहे हैं, इसमें से बड़े अच्छे कानूनी एक कानून जो है ना वो आएगा सामने, और इसके ऊपर जो रूल्स बनेंगे वो भी बड़े पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होंगे। अब बात कर लेते हैं लास्ट हमारा जो आज का मौजूद गुफ्तगू है वो है खावर मानिका। साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबका शोहर खावर मानिका आज जब इद्दत में निकाह केस का फ़ैसला सुनाना था, उस दिन उन्होंने जज पे अदम एतमाद कर दिया, और सारे का सारा केस अब जो है नए सिरे से जो है वो सुना जाएगा। और आज महफूज फ़ैसला हालांकि अदालत ने सुनाना था, लेकिन उनकी ऑब्जेक्शन को इतना जो है अदालत ने वो किया, इतना वैल्यू किया कि जज साहब जनाब उठ के चले गए, और उन्होंने फिर रजिस्ट्रार को लिख दिया जी कि मैं तो सुनाऊंगा तो इसको मानेगा कोई नहीं, तो ये आप किसी और को भेज दें। और फिर इसी के नतीजे में ये हुआ कि जब खावर मानिका अदालत से बाहर निकले तो अदालत के हाथे में ही उनके ऊपर हमला भी हो गया और उनको थप्पड़ भी मारे गए, और एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो अवैस क्या डिटेल्स हैं, क्या अदालत ऐसा कर सकती है? मतलब अदालत ने आज तो फैसला सुनाना था, सिंपली उन्होंने आके अपना ऑर्डर देना था। देखिए मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि जब अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है तो उसमें तो अनाउंसमेंट होनी चाहिए, उसके बाद जो भी नताइज हों, देखें लीगल रेमेडी तो मौजूद है। फ़र्ज़ करें अगर खावर मानिका साहब कहते हैं कि उन्हें अदालत पे एतमाद नहीं है और फैसला उनके खिलाफ आ जाता है, तो वो अपील तो कर सकते हैं उस फैसले के खिलाफ, अपील के फोरम तो मौजूद हैं। इसमें तो देखिए ना ट्रायल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और फिर वो फाइनली जो है वो उसकी कोई भी जो हैसियत होती है वो फाइनलिटी इख्तियार करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो थी कोई अच्छी मूव थी कि फ़ैसले वाले दिन आप इस तरह की जो है चीज़ करें, क्योंकि आज फ़ैसला अनाउंस होना था तो जो रिजवान अब्बासी खावर मानिका के वकील हैं उन्होंने कहा कि वो इसमें कुछ मज़ीद गुजारिशात पेश करना चाहते हैं और अदालत के रूबरू कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं। तो अदालत ने वो अलाउ किया उन्हें, और वो जब बोल रहे थे कुछ अदालत को बता रहे थे, आर्गूमेंट्स उन्होंने शुरू किए, तो इसी दौरान खावर मानिका कोर्ट रूम में उन्होंने इजाज़त मांगी कोर्ट से कि वो 10 मिनट कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की कोर्ट में, उन्होंने इमरान खान को बुरा भला भी कहा, गालम गलोच भी की, जिस पे वहाँ जो PTI के कारकुनान और वकला थे वो काफ़ी मुश्तिल हो गए, और उन्होंने भी फिर नारेबाजी भी की। और इस सारी सूरत हाल में फिर जज जो हैं वो उठ के चले गए।
खावर मानेका रोते भी रहे कोर्ट रूम में, और वो ये कहते रहे कि मेरा जो हंसता बसता घर है वो उजाड़ दिया, और इस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है जज ने फिर फौरी तौर पर चैम्बर में जाके एक लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, जिसमें ये मेंशन किया कि जो खावर मानिका हैं और उनके वकील हैं वो समाअत के दौरान भी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करते रहे हैं। इसके अलावा वो एक दफ़ा पहले भी कोर्ट पर अदम एतमाद कर चुके हैं, जो कि उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई थी अप्रैल में। तो अदालत ने लेकिन लिखा कि मुनासिब ये है कि मैं इसका फ़ैसला ना सुनाऊँ और किसी और कोर्ट को भेज दिया ये जाए। तो था वाकया। मुझे ये बताएं, आप इतने अरसे से अदालती रिपोर्टिंग करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि जज अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के दिन अदालत ने किसी लिटिगेंट के अदम एतमाद पे जो है वो फैसला ना सुनाया हो? मैं जितने अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इस हिस्ट्री में, तो मैंने तो कभी नहीं ऐसा देखा। अब आज जो बात हुई है, इसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? देखिए, इसका अल्टीमेटली नुकसान तो डेफिनेटली इमरान खान को होगा, क्योंकि खावर मानिका तो कंप्लेनेंट थे और उनको शायद ये नज़र आ रहा था कि वो कोई ख़ास रिलीफ ले नहीं पाएंगे। अदम एतमाद तो एक सेपरेट चीज़ है। जब नहीं ले पाएंगे, अगर फैसला खिलाफ आएगा या इवन उनके हक में भी आ जाएगा, तो इसकी अपील कहाँ लगेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी, लेकिन अब ये मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नहीं जाएगा। अब तो जाहिर है कि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सुनेगी, केस रिमांड हो जाएगा, नए सिरे से एक सारा वो एक पेंडिंग हो जाएगा मामला, उसमें महीना दो फालतू लग जाएंगे। फिर शायद वही उसके बाद आपको पता है छुट्टियां आ जाएंगी, तो छुट्टियों में केस नहीं गर्मियों लग की पाएगा। छुट्टियां आ जाएंगी और दो महीने की गर्मियों की तो छुट्टियां भी हैं। ये ना एक बड़ा इसमें ताज्जुब की बात है इस जुडिशल सिस्टम के अंदर कि आप अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट वाले दिन एक लिटिगेंट को तो जज बोलने ही नहीं देते किसी को। वो कहते हैं हमने फैसला सुनाना है और जाएं। हाँ, वो पसंद आए ना ना सिर्फ पसंद सुना आए। गया, उसको 10 मिनट भी बंदे को दिए गए, उसको पूरा मौका दिया गया अदालत को मिलाइन करने का, एक्यूज़ को मिलाइन करने का, और फिर उसने रो के भी दिखाया उस मुद्दई ने, और फिर जज साहब इतने मुतासर हो गए कि उठ के चले गए। और ये भी मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हुआ है कि जज साहब ने जो जवाब बनाया कि मेरी बात कोई मानेगा नहीं, ये ऐसा तो कभी भी जजमेंट देते हुए नहीं सोचा जाता कि इसको कोई मानेगा। आप अदालत हैं, आपने अपना फैसला देना है, लॉ पॉइंट्स जो आपको समझ आए हैं केस के। तो ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की अदालती नज़ीर आज कायम की है जस्टिस जज शाहरुख अर्जुमन जो हैं। इन्होंने जो भी फैसला देते इमरान खान के हक़ में देते, इमरान खान के ख़िलाफ़ देते। आपने इतने महीने लगा के केस सुना है, और आज आप एक बंदे के इतराज़ के ऊपर जो वो बीच में भी कर रहे थे, आप उसी वक्त छोड़ देते। जी, मेरा तो भी यही नुकता है कि या तो आप उस वक्त अप्रैल में जब आपने डिसाइड की थी, तो आप या तो उस टाइम रिक्यूज कर लेते। जी, मेरा ख्याल है ये मिसकंडक्ट का केस है। इन जज के ऊपर ना एक रेफरेंस आना चाहिए। इनको जज की कुर्सी पे अगर ये बैठे तो इनको जिम्मेदारी के साथ बैठना चाहिए। ये ऐसे नहीं कर सकते लोगों, लिटिगेंट्स का टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, एक्यूज का टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये ईद से पहले इस पे कई घंटे मुसलसल समाअत होती रही है, और एक दफ़ा तो ये लग रहा था कि शायद फैसला ईद से पहले आएगा, लेकिन उस वक्त भी जो राजा रिजवान अब्बासी हैं खावर मानिका के वकील, वो दस्तयाब नहीं थे, जिसकी वजह से ये फैसला ईद के बाद चला गया था और अब आज सुनाया जाना था। बिला मेरा ये ख्याल है कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, के जो इनके मॉनिटरिंग जज हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देख रहे हैं, उनको इस जज के कंडक्ट के ऊपर बड़ा इसको थारोली देखना चाहिए कि इस तरह के कंडक्ट के हामिल फ़र्द को जज की नशिस्त पे बैठना चाहिए, और अगर उन्होंने इंसाफ किया, कहीं पे उसमें दरार आई है, तो इसका इनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए। इसमें एक ये भी नुक्ता है चौधरी साहब कि क्या वाकई सिर्फ मुद्दई का एतराज़ ही था फैसला ना सुनाने में, या कोई और भी कोई प्रेशर था? ये तो यकीनन देखें, इस तरह हुआ कभी नहीं ना कि जजमेंट वाले दिन आप लोगों को फिर सुने, फिर उस सुनने के ऊपर एक्शन लेते हुए आप अपना फैसला ही ना सुनाएं और कहें जी किसी और को। तो देखें, जस्टिस में जो ताख़ीर होती है ना, वो भी जस्टिस का कत्ल होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो डिनाई कर दिया आपने, आप कोई फैसला सुनाते ना, आपने इतना टाइम लिया, सरकार का पैसा लगता है आपकी हियरिंग के ऊपर, लिटिगेंट्स जो हैं उनका वक्त बर्बाद होता है, और उसके बाद आप आज आके तो एक तकरीर से मुतासिर होकर आपने वो कर दिया। तो इसकी मेरा ख्याल है इसको थारोली प्रोब होना चाहिए, जज के कंडक्ट को देख के उसके मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला होना चाहिए कि इनको मज़ीद इस कुर्सी पे बैठने देना चाहिए या नहीं। नाज़रीन, बस यही था वैसे मेरा ख्याल आज तो अदालती महाज पे ही था जो कुछ भी था, और इसीलिए कहा जा रहा था कि 29 तारीख बड़ी अहम है। तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, हमें talkshock777@gmail पे ज़रूर बताइएगा हमारे शो के बारे में, अच्छा लगे बुरा लगे।
हमें सजेस्ट कीजिएगा, और अगर आप हमें कोई मालूमात देना चाहते हैं तो भी इसी ईमेल एड्रेस पे हमें बताइएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।